हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ क्यूरियो। और आज हम लोग बायोलॉजी सीरीज का 9th लेक्चर कवर करने वाले, जो हमारा होने वाला है नर्वस सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम को हम लोग हिंदी में तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है, इसको मास्टर ऑफ ऑल नेटवर्क भी बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बॉडी के हर एक पार्ट में एक चेन के जैसा फैला हुआ है, एक नेटवर्क के जैसा फैला हुआ है। दैट्स वाई इट्स नोन एज मास्टर नेटवर्क। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है आखिर? तो नर्वस सिस्टम है एक नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है? तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। क्या चीज का? तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का हमारे बॉडी फंक्शंस को। जैसे कोई भी एक इंसान है, मानते हैं यहाँ पे ये इंसान है, तो कोई भी बॉडी का मूवमेंट कैसा होगा? मानो अगर इस पार्ट पे यहाँ पे कोई कट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाता है हमारा, यहाँ पे कोई कट लग जाता है। ठीक है, तो ये इस नर्व्स के थ्रू सिग्नल हमारे ब्रेन को देता है। ठीक है, और ये जब सिग्नल पहुंच जाता है, देन रिस्पॉन्स में हमें दिखता है, तो हम फील करते हैं कि हमें दर्द हो रहा है। दैट्स वाई इट इज नोन एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा सीएनएस होता है, दूसरा पीएनएस। सीएनएस रेफर्ड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो देखो, जिसमें ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट और मेरुरज्जु यानी क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड वाला पार्ट आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो बाकी पार्ट, इन दोनों को छोड़ के जो भी नर्व्स वाला पार्ट है, जो सीएनएस को पूरे बॉडी से कंट्रोल करने का काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वही कहता है तंत्रिकाओं का एक विशाल नेटवर्क है जो केंद्रीय तंत्रिका को शरीर के बाहरी हिस्सों से जोड़ता है। ठीक है, आगे आते हैं। तो सीएनएस के बारे में जान लेते हैं। तो पहले इसे हमने कहा कि प्राइमरी कंट्रोल सेंटर है। इसको हम लोग सीपीयू भी बोल सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वैसे यहाँ भी ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? तो प्रोसेस करने के लिए इंफॉर्मेशन। वहां भी सीपीयू इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, इसीलिए कहते हैं ना ब्रेन ऑफ कंप्यूटर में सीपीयू बोलते हैं। वैसे ही ब्रेन ऑफ ब्रेन बोले, ठीक है, ब्रेन ऑफ ब्रेन बोले तो क्या होगा? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें सबसे पहले ब्रेन आएगा, सेरिब्रम आएगा, सेरिबेलम आएगा, ब्रेन स्टेम आएगा और स्पाइनल कोड आएगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं दूसरा हमारा पॉइंट, वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन। मतलब कंट्रोल की बात हो रही है, जो कि हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। दो टाइप के वॉलेंट्री क्या हो गए? ऐच्छिक कहता है जिसपे हमारा कंट्रोल होगा, और इनवॉलेंट्री अनैच्छिक करते हैं जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे हम मान लेते हैं कि इनवॉलेंट्री की बात क्या करेंगे, तो इनवॉलेंट्री में हार्ट बीट आ जाएगा, इसमें हमारा कोई कंट्रोल है। उसके अलावा क्या हो जाएगा? जो हम लोग अपने आंख के पलक को झपकाते हैं, आई के मूवमेंट हो जाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा? और इनवॉलेंट्री में और बात की जाए तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग देख के डर जाते हैं, तो हमारे बॉडी में रोए हमारे खड़े हो जाते हैं, वो हो जाएगा। और वॉलेंट्री में क्या हो जाएगा? जैसे हमारा चलना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या सोना हो जाएगा, जब चाहेंगे सोएंगे, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, ये सब तो यही डिफरेंस है। तो लेकिन अगर हम बात करें इन सब के अलावा, ये जो पाचन की बात करता है, डाइजेशन की बात करता है, क्या इस पे हमारा कोई जोर है? तो ये कौन से मूवमेंट में है, कौन से कंट्रोल में आएगा? तो ये इनवॉलेंट्री के अंदर आएगा। सेंसरी कंट्रोल की बात करें, सेंसरी कलेक्शन की बात करें, तो इसमें क्या होगा? वो सारे पार्ट जिससे हम कुछ फील करते हैं, ठीक है, जो सिग्नल गैदर करने का काम करता है। तो कौन कौन से होते हैं? तो आई, ईयर, स्किन एंड जो भी अदर ऑर्गन जो सेंस करते हैं। जनरली तीन, आई, ईयर और स्किन। और इसके अलावा क्या हो सकता है? नोज हो सकता है, क्योंकि हम लोग इसे सुनने का काम करते हैं। तो ये सब इनको सेंसरी कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है थर्मो रेगुलेशन। इसका चौथा जो फंक्शन है हमारे सीएनएस का, वो क्या करना? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना इसका काम होता है। कहता है मेंटेन स्टेबल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगा? मेंटेन रखने का काम करेगा। उसके बाद क्या करता है? जो किससे मैनेज होता है? तो हाइपोथैलेमस से। याद रखिएगा कि बॉडी टेम्परेचर किससे मैनेज होगा? तो हाइपोथैलेमस से होता है। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, तो ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ले। तो सबसे पहले जनरली हमें देखने के लिए मिलता है, हमारे पास जो हमारा ब्रेन है ना,
अप्रॉक्स कितना, तो 1400 ग्राम का है। लेकिन वो लगभग ऐसा फील नहीं होता इतना भारी होने के अगर माने सर के ऊपर हम लोग एक इंसान है, ठीक है, इस इंसान के ऊपर 1 kg का अगर हम लोग ईंट रख दे तो काफी भारी फील होगा, लेकिन हमारे हेड में ये फील नहीं होता है। इसलिए नहीं फील होता है क्योंकि ये फ्लोट करते रहता है। बोयांसी आप लोग को मैंने पहले पढ़ाया है, जिससे किसी चीज का वेट कम हमें फील होता है, ऊपर उथला हुआ फील होता है, पानी में तैरता हुआ फील होता है। तो वही कहता है कि द ब्रेन फ्लोट इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF करके फ्लूइड होता है हमारे ब्रेन के अंदर में, उसमें वो तैरते रहता है, जिसके कारण से इसका वेट हमें लगभग 50 ग्राम के अप्रॉक्स फील होता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात की जाए तो कहता है कि जो पूरे बॉडी का लगभग 2% पार्ट ही हमारा ब्रेन है, ठीक है। मानो अगर किसी का वेट 50 kg है, ठीक है, तो वेट का कह रहा है 2%, तो 2% इसका निकालें कितना होगा 50 का, 10% कर लेंगे तो 5 होगा, ठीक है, और 1% कर लेंगे तो 0.5 हो जाएगा, और 2% करेंगे तो 1, समझो यानी 1 kg, ठीक है। तो ये सिर्फ 1 kg, सिर्फ 2% वैल्यू है, मैंने 50 kg डेटा लिया है सिर्फ, ठीक है। तो मानो सिर्फ 1 kg इसका वेट हो गया 1400 ग्राम, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, ठीक है। लेकिन ये हमारे टोटल ऑक्सीजन जितना बॉडी का चाहिए होता है ना, उसका 20% ऑक्सीजन ये खुद से ऑब्सॉर्ब करता है। इसको अगर इससे कम ऑक्सीजन मिलेगी तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ब्रेन सही से, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है, वर्क नहीं कर पाता है। ग्लूकोज कितना चाहिए होता है, तो 20 से लेकर 25% तक चाहिए होता है। उसके बाद बात करेंगे कि हमारे जो ब्रेन में मेन लेयर कौन कौन से हैं। तो देखो, तो सबसे पहले ऐसा बोला जाता है ना कि सर के ऊपर इतना हार्ड कवर है, तो ब्रेन ब्रेन यहाँ पे, ठीक है, ये समझो। तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट तो एक बोन है, उसके नीचे वाला पार्ट ड्यूरा मैटर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आर्कनोइड होता है, देन पिया मैटर ये वाला पार्ट होता है। ये वाला पार्ट क्या होता है, ये पिया मैटर होता है। इसके बाद फ्लोट लिक्विड रहता है, देन हमारा ब्रेन तैरते रहता है। इसीलिए हम लोग को ब्रेन में जल्दी चोट नहीं लगता। अगर वहां पे चोट लगता है तो समझो कि इंसान कॉन्शियसनेस खो देता है। वहीं से एक चीज है, मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस करके आपने डिजीज सुना होगा, ठीक है। मेनिंजाइटिस एक प्रोटेक्टिव लेयर हो गया, और इसी में जब अगर डिजीज हो जाती, कोई डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी नहीं, चोट लगने की वजह से चाहे किसी कारण से, तो क्या होता है, तो मेनिंजाइटिस नाम की डिजीज हो जाती है, ठीक है, जिसमें याददाश्त कमजोर होने लगता है, ठीक है। वही कहता है कि कवर विद कार्नियर मेनिंजाइटिस, जो कि कंट्रोल करता है पेन रिसेप्टर। पेन रिसेप्टर मतलब पेन को कम करने का काम करता है, चोट लगती है वहां तक नहीं जा पाता है। तो कौन कौन सा पार्ट हो गया, तो आउटर लेयर को हम लोग बोल दिया ड्यूरा मैटर, अराकोनोइड मैटर मिडिल को बोल दिया, और पिया मैटर हम लोग इनर वाले पार्ट को बोल दिए, ठीक है। आगे आते हम, ओ चलिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, एक चीज देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, तो ब्रेन की, ठीक है, सॉरी, ब्रेन की बात करें, ठीक है। तो ब्रेन में बात करेंगे, तो मैंने तो सबसे पहले बताया इसका वेट कितना होगा, अप्रॉक्स 1400 ग्राम के अप्रॉक्स होता है इसका वेट, ठीक है। ये लेकिन किस में होता है, तो मेल में, ओके ओके ओके, एक सेकंड, ये किस में होता है, तो मेल में। लेकिन फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में इसका वेट कितना होता है, तो फीमेल में वही वेट घट के लगभग 1200 ग्राम के अप्रॉक्स आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि फीमेल के अंदर थोड़ा ब्रेन कम होता है, ऐसा, ठीक है। तो अब हमारे ब्रेन के 3 पार्ट है। अब इसके पार्ट के लिए बात करेंगे तो इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, जो कि पहला पार्ट हमारा कहलाएगा, उसका नाम है क्या, तो फोर ब्रेन, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो कहलाएगा क्या, तो मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और तीसरा वाला जो पार्ट है हमारा वो क्या होगा, तो हिंड ब्रेन, ठीक है। ये 3 चीज, ठीक है, BRAIN, ठीक है, हिंड ब्रेन। तो ये 3 पार्ट है ब्रेन के मिनरली। तो ये फोर ब्रेन होगा, कौन सा पार्ट होगा, तो ये फ्रंटल पार्ट होगा, फ्रंटल पार्ट होगा, ये मिडिल वाला होगा, ठीक है। और ये वाला कौन सा होगा, तो ये रियरेस्ट होगा, बहुत छोटा वाला होगा, सबसे अंदर वाला होगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग किसके ऊपर, तो फोर ब्रेन के ऊपर। तो फोर ब्रेन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको अग्र मस्तिष्क हिंदी में कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये सबसे आगे होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, तो अग्र मस्तिष्क। ये क्या करता है, तो वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करने के काम में करता है,
वॉलेंटरी मूवमेंट को सॉरी कंट्रोल करता है। उसके बाद सोचने का काम करता है, थिंक का, मेमोरी, कोई चीज कैसे याद रहेगी उसके लिए, और कॉन्शियसनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके 3 पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो सेरिब्रम क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, और कौन से साइड में होता है, तो लेफ्ट, चाहे लेफ्ट और राइट पार्ट में हेमिस्फीयर में डिवाइड रहता है, जो कि किससे कनेक्टेड रहता है, कॉर्पस कॉलोसम से ये कनेक्टेड रहता है, मानो ऐसे पार्ट है। ठीक है, एक ऐसे बीच वाले पार्ट में यहाँ इससे कनेक्टेड है, ये बीच वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद ये कवर किससे रहता है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कवर रहता है, जो कि ग्रे कलर का मैटर होता है, जो कि मेमोरी और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मेमोरी और लर्निंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा सेरिब्रम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थैलेमस होता है, तो कहता है द मेन रिले स्टेशन कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मोटर सिग्नल के लिए और सेंसरी, मतलब कुछ चीज को फील करने के लिए। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को, एपेटाइट को, थर्स्ट यानी प्यास को, और बॉडी टेम्परेचर को। किस किस को, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को, भूख को, प्यास को, और शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने का काम करता है। ठीक है, आगे आते हैं, आगे हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, तो मिड ब्रेन बीच वाला पार्ट, तो मिड ब्रेन के लिए क्या कहता है, ये कहाँ होता है, तो ये हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच में होता है। ठीक है, आगे पॉन्स जानेंगे कि पॉन्स होता क्या है। तो हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच में मिड ब्रेन होगा, क्या काम करेगा, तो ये आई के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और विजन प्रोसेस करने के काम में आता है, मतलब हमें देखने के काम में आता है, और हियरिंग की कैपेसिटी होती है इसके पास। ठीक है, इसी की वजह से हम लोग सुनते हैं कोई चीज। हिंड ब्रेन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, तो पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला ओब्लंगाटा। ठीक है, तो पोन्स क्या करता है, ये फेस और आई के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और हियरिंग को कंट्रोल करता है। इसके लिए भी, पोन्स के लिए भी हियरिंग रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद सेरिब्रल क्या करता है, इसको हम लोग छोटा ब्रेन बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी के पोस्चर को बैलेंस रखने का काम करता है। जैसे क्या होता है कि ये इंसान है, इसने थोड़ी सी गड़बड़ हो गया, पौवा पी ली। ठीक है, वाइन पी ली। ठीक है, और वाइन पीने की वजह से देखते हो ना, इधर से चला मैं उधर चला, ये वाला हाल उनका हो जाता है। ठीक है, तो यही सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क हिंदी में बोलते हैं। तीसरा हमारा पार्ट है मेड्यूला ओब्लंगाटा। ये क्या होता है, तो ये कनेक्ट करता है किससे, तो स्पाइनल कोड से कनेक्ट करता है। ठीक है, और इनवॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे हार्ट बीट के लिए, रेस्पिरेशन, कितनी देर तक हम लोग रेस्पिरेशन बोलोगे, रेस्पिरेशन सर, तो इसकी बात की जाए तो ये कैसा है, तो वॉलेंट्री एक्शन है, लेकिन बात करें कितनी देर तक आप सांस रोक सकते हो, एक लिमिट तक, उसके बाद आपको सांस लेने के लिए आप मजबूर हो जाओगे। ठीक है, दैट्स वाई क्या है, तो रेस्पिरेशन जो है वो आपका इनवॉलेंट्री एक्शन है। आप आगे आते हैं, लोब है, तो लोब को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला फ्रंटल लोब, पेरेनियल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, एक ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब। तो फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, तो ये रीजनिंग, प्लानिंग, मोटर कंट्रोल और इमोशन के रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, क्या क्या, तो तर्क, रीजनिंग, जो कि हम मैथमेटिकल इक्वेशन, रीजनिंग से सिर्फ रीजनिंग नहीं, मैथमेटिकल इक्वेशन की बात हो गई। किसी चीज को प्लान करना, योजना के लिए, प्रेरक नियंत्रण यानी गति नियंत्रण के लिए, और इमोशनल कंट्रोल के लिए। हम रो देते हैं, कभी कभी भावुक हो जाते हैं कोई चीज को देख के। पेराइटल लोब क्या होता है, पार्श्विक पाली इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए, जैसे टच, पेन, टेम्परेचर। जैसे मानो यहाँ पे आगे, ठीक है, बच्चे में कहा जाए ना 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 चलो लैंप ले लेते हैं। ठीक है, एक लैंप है ऐसे जल रहा है, और बच्चे में कहा जाएगा ना 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 टच मत करो, लेकिन हम तो है शातिर इंसान, हम टच करेंगे, जैसे ही हाथ टच करेंगे तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेंगे और रोने लगेंगे। ठीक है, तो ये सब के लिए रेस्पॉन्सिबल पेराइटल लोब होता है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल अवेयरनेस के लिए, ठीक है, स्थानिक जागरूकता लिखा हुआ है। ठीक है, इन सब चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। टेम्पोरल लोब क्या होता है, तो ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग, ऑडिटरी प्रोसेसिंग हियरिंग समझ लो, हियरिंग,
ऑडियो को प्रोसेस करने का काम करता है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, हम कोई चीज बोलेंगे कब हमारा टंग ट्विस्ट करेगा, ठीक है, इसीलिए किसी चीज के शार्पनेस पे कितना डिपेंड होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्पोरल लोब, और उसके अलावा मेमोरी के लिए। ऑक्सीपिटल लोब क्या होता है? पश्वक पाल पाली। तो ये क्या होता है? ये विजुअल प्रोसेसिंग करता है, ये ऑडियो प्रोसेसिंग करता है, ऑडियो, और ये वीडियो प्रोसेसिंग करता है। क्या? तो वीडियो प्रोसेस करने का काम करता है। उसके अलावा स्पेशल रिलेशनशिप, मतलब फंक्शंस, अपने फैमिली के बारे में जानना, फैमिली नहीं समझो कि लोगों को पहचानने से संबंधित होता है। क्या? तो ऑक्सीपिटल लोब, याददाश्त, ठीक है। आगे आते हैं, स्पाइनल कोड के बारे में जानते हैं, मेरुरज्जु। हम लोग अभी सीएनएस ही पढ़ रहे हैं, तो स्पाइनल कोड, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है? तो ये सिग्नल ट्रांसमिट करने के काम में आता है बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी, ठीक है। कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस इसी वजह से रिस्पॉन्सिबल है जो हमने पहले बात की, ये क्या, तो पेराइटल लोब की बात की, ठीक है, सेंसर के लिए, ठीक है। उसके बाद तो ये क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा सिग्नल, स्पाइनल कोड, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? तो कहता है कि यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल जो न्यूरल पेयर होते हैं वो 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 31 पेयर होंगे, इधर से 31 और इधर से 31 होंगे, ठीक है। तो सर्वाइकल होते हैं, जो जिसको हम लोग गर्दन की हड्डी बोलते हैं, जो 8 जोड़े में होती है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां नहीं दिया हुआ है, 7 है, यहाँ एक ऊपर होगा, ठीक है, 8। तो 8 जोड़ी में होती है। उसके बाद आती है थॉरिक, आती है, जो कि कितनी होती है? 12 पेयर्स में होती है। 8 दिया हुआ है, यही जनरेटेड इमेजेस है, ठीक है। तो ये यहां से यहाँ तक 12 पेयर में होती है, ठीक है। 12 पेयर में। थॉरिक कितने पेयर में होती है? तो 12 पेयर में, जिसको हम लोग अपर बैक बोलते हैं। उसके बाद लंबर आता है, लोअर बैक बोलते हैं, जिसमें 5 पेयर होती है, ठीक है। और लास्ट में सैक्रल आता है, जिसमें 5 पेयर नर्व्स के पेयर होती है, इसमें नर्व्स ज्वाइंट रहते हैं इससे, ठीक है। जहां पे हमारी पहले पूंछ हुआ करती थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर किसी का डैमेज हो गया तो समझो उठना बैठना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वही कहता है कि कॉडा इक्विना, मेरू पुछ, जो कि हमारी कभी पूंछ हुआ करती थी, ये बंडल ऑफ नर्व्स होता है, ठीक है, एट द बेस ऑफ द स्पाइन, स्पाइन के बेस में, सबसे नीचे वाले पार्ट में, जो कि प्रोवाइड करता है सेंसेशन टू लोअर बॉडी। यानी अगर ये डैमेज हो जाता है, किसी कारण इसका एक नर्व डैमेज हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि हम कमर के नीचे से उठ भी ना पाए, रिस्पॉन्स ही ना कर पाए, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा रेयरेस्ट चीज में से एक है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग पेरिफेरल और इंट्रिक नेटवर्क्स पे आते हैं। तो 2 टाइप के होंगे, जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। इसके बारे में बात की थी हमने, क्या कहा था कि जो वॉलेंट्री होगा उसमें हमें जरूरत पड़ेगी, हमारी मतलब हमारे दिमाग को हमारी जरूरत पड़ेगी, और इनवॉलेंट्री में नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सोमैटिक क्या होता है? सोमैटिक भी वॉलेंट्री के कैटेगरी में आता है। इसमें क्या करता है? कंट्रोल्स स्केलेटन मसल, कंटेन सेंसरी एफेरेंट, मतलब कंकाल की मांसपेशियों को नियंत्रित करेगा, स्केलेटन को रिस्पॉन्सिबल, स्केलेटन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो स्केलेटन मसल होती है, उसको कंट्रोल करने के काम में आता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? तो सेंसरी चाहे अफेरेंट आती है, ठीक है, बॉडी से, जो कि कहां से कहां तक जाती है, एक चीज देखिएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि जो कंट्रोल सेंसरी चाहे अफेरेंट है, वो बॉडी से सीएनएस तक जाती है, और मोटर और अफेरेंट जो होती है वो सीएनएस से बॉडी तक आती है। 2 टाइप की नर्व्स हो गई, एक नर्व्स हो गई मोटर अफेरेंट जो सीएनएस से बॉडी तक, और दूसरा सेंसरी अफेरेंट जो बॉडी से सीएनएस तक जाती है। ऑटोनोमिक चाहे इनवॉलेंट्री में क्या आएगा? तो हमने बात की थी कि हमारा हार्ट रेट आता है, डाइजेशन आता है, एक फाइट और फ्लाइट होता है। वो वाली मेरी तो फट गई, वो वाला मीम तो देखा होगा। चलो तो देख, तो मानो कि यहाँ पे नागिन के शक्ति से यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है, जा रहे हो रास्ते से,
एकदम से सामने आ जाए, ठीक है, क्या होगा? दो ही चीज कर सकते हो, फाइट और फ्लाइट, समझे ना, फट जाती है वो वाली। और दूसरा होता है पैरासिम्पेटिक, जिसको रेस्ट और डाइजेस्ट बोलते हैं, रिलैक्सेशन के लिए आता है, स्ट्रेस के टाइम में आता है, फाइट और फ्लाइट, ठीक है। उसके बाद है एंट्रिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग ENS बोलते हैं, जो कि हमारा सेकंड ब्रेन माना जाता है। हमने ऐसा सुना है ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, हमारा गट फीलिंग कह रहा है, ठीक है, हमारी पेट की फीलिंग कह रही है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो दिमाग में, अब ऐसा पेट में कैसे आ गया? पेट में भी सिग्नल, हाँ जी भाई, भूख कैसे लग जाता है, ठीक है। तो तो हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम का, एंट्रिक नर्वस सिस्टम में भी न्यूरॉन होते हैं, जो कि कनेक्ट होते हैं ब्रेन से, किसके थ्रू? तो वेगस नर्व के थ्रू, वेगस तंत्रिका के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं, जो कि 90 से लेकर 95% तक सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, जिसको हैप्पीनेस केमिकल बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रेट हॉल डाइजेशन इस भी इसको जाना जाता है, जो कि तनाव को रोकने का काम करता है, ठीक है। अब देखो, कभी कभी टेंशन बढ़ता है किसी इंसान के अंदर में, तो क्या होता है? खाना कम पचता है, गैस वैस बन जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, इस सब के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आगे आता है, ठीक है, तो इससे होने वाले डिजीज, जिसकी पहले बात की थी हमने, मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो जो ब्रेन में होने वाले न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, पहला है मेनिंजाइटिस, एक कंडीशन की बात करता है, पहले बात जिसमें हम अपनी मेमोरी खो देते हैं। कहता है अ सीरियस कंडीशन वेयर द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन मेनिंजाइज कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बिकम इन्फ्लेम्ड, मतलब किसी न किसी तरीके से उसमें सूजन आ गया, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे यादाश्त खोने लगते हैं। अल्जाइमर में भी सेम कंडीशन है कि द प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर दैट डिस्ट्रॉय द मेमोरी एंड द थिंकिंग स्किल, द मोस्ट कॉमन कॉज इज डिमेंशिया इन ओल्डर एडल्ट। जैसे लोग बूढ़े होते हैं ना, तो उनकी यादाश्त कमजोर होने लगती है, तो ये अल्जाइमर का क्या होता है? सिग्नल होता है। एमनेसिया है, एमनेसिया को स्मृति लोग कहते हैं, तो मतलब ऐसा है कि पास्ट की एक्सपीरियंस को वो भूल चुका है, ठीक है। चाहे कुछ हाल फिलहाल वाली इंसिडेंट्स याद है, और आदत से देखो ना, सिंपल सी बात है, ये ब्रेन है, ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास रह गई और कुछ इन्फॉर्मेशन ब्रेक हो गई है। तो ऐसा होता है ना कि कुछ रिश्तों को इंसान भूल जाता है एक्सीडेंट के बाद, मूवीज में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वो कंडीशन होती है एमनेशिया में। तो कहता है अ कंडीशन वेयर अ पर्सन लॉसेस देयर मेमोरी, पास्ट एक्सपीरियंस, चाहे एबिलिटी टू मेक न्यू मेमोरी, या तो नई मेमोरी वो नहीं बना पा रहा है, चाहे पास्ट की वो एक्सपीरियंस भूल गया है, ठीक है, पास्ट में जो घटना हुई थी उसको भूल गया है, ठीक है। या तो पार्शियली हो सकता है, नहीं तो कंप्लीटली, उसी को हमने क्या दिया नाम? तो एमनेशिया नाम दिया, ठीक है। सो यहाँ पे होता है आज का हमारा लेक्चर एंड। आई होप अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।